अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाती है और इस वक्त जो उनकी सियासी सूरत हाल है वो ज़ेर बहस बनी हुई है और हर शख्स ये सवाल कर रहा है कि जो हुकूमत साजी का अमल है ये कब मुकम्मल होगा, क्योंकि किसी भी जमात के पास बज़ाहिर गुस्सादा अक्सरियत नहीं है और यही वजह है कि ये जो जोड़ तोड़ का अमल है ये इस वक्त भी जारी है और अब देखना होगा कि ये ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है। और अगर ये अमल मुकम्मल हो भी जाता है तो कोई भी हुकूमत हो उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो मौशी बहरान है जिनसे अभी तक हम बाहर नहीं आ सके हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है और कोई भी ख़याली हुकूमत हो, इससे पहले भी सबको कई मौक़े मिल चुके हैं, ताहम मौशी मसाइल हल करना शायद किसी के बस की बात नज़र नहीं आई। और आगे कैसे इन मामलात को हल किया जाएगा, क्योंकि पहले से ज़्यादा मामलात संगीन हो चुके हैं और महंगाई का जो एक ना रुकने वाला सिलसिला है उसमें अब मज़ीद कितनी तेज़ी आएगी ये हमें देखना है। बहरहाल इन मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। स्टूडियोज़ में मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं, उनसे मुख्तलिफ़ मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। ख़ास तौर पर ये जो हुकूमत साजी का जो अमल है ये कैसे पाया तकमील पर पहुँचता है। मौजूद मेहमान अनीला साबिर साहिबा तशरीफ़ फरमा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आप सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं और हमारे साथ प्रोग्राम्स में उनको आप अक्सर व बेशतर देखते हैं। अच्छी गुफ्तगू करती हैं, आज भी उनसे इन मामलों पर गुफ्तगू करेंगे। अनीला को खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अनीला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएँ जनाब नासिर रियाज साहब तज्ज़ियाकार की हैसियत से यहाँ पे मौजूद हैं। उनको भी आप हमारे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में देखते हैं। आज सुबह के वक्त उन्हें मदू का रखा है, उनको भी खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका नासिर रियाज साहब। अनीला, सूरत हाल का जायज़ा लेना ज़रूरी है और इलेक्शन से पहले जब हम बात कर रहे थे तवक्को तो यही थी कि जो कुछ अभी हुआ है कोई गैर मामूली नताइज तो उसको नहीं कहा जा सकता है। बहरहाल लेकिन ये जो अब हुकूमत साजी का जो अमल है ये कैसे मुकम्मल होगा, बड़ा एक कंफ्यूजिंग सी एक सिचुएशन एक है और ना किसी के पास अक्सरियत है और अल्हाफ के मूड में वैसे तो सारे ही नज़र आ रहे हैं, माँ सिवाय एक सियासी जमात कह दिया उसको मैंने, लेकिन एक जमात के जिसके आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो बहरहाल क्या तस्वीर बनती हुई नज़र आ रही है, हर शख्स ये जानना चाहता है। ज़रा चाहूँगा इसके ऊपर तबसरा कीजिए। जायज़ा हमें बहुत करीब से लेने की ज़रूरत है क्योंकि हम आवाम हैं। हमारे ही वोटों से जो लोग अभी आए हैं वो अब कोशिशों में हैं कि किसी तरीके से जो है वो पाकिस्तान में अपनी हुकूमत बना सकें। पाकिस्तान के माशी हालत आपके सामने है। केयर टेकर गवर्नमेंट जब तक उसको था कि इलेक्शन है और एक इलेक्शंस का भी था कि होना है कि नहीं होना है, अनसर्टेनिटी 2 दिन पहले तक भी थी कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो जाएगी, कोई टारगेटेड जो है वो अटैक्स हो जाएंगे। तो जब भी अनसर्टेनिटी थी और मुझे लगता था कि केयर टेकर गवर्नमेंट का मूड नहीं था इलेक्शन कराने का, पर इसमें एक जमात जिसका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और उसके सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसमें काफ़ी रेजिस्ट किया और मुझे लगता है उन्हीं की एक अहम कंट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से ये एक इलेक्शंस हो सके। उनके ही बार बार कहने की वजह से और उसके ऊपर असरअंदाज वो हुए कि नहीं इलेक्शन हो। खैर फाइनली इलेक्शंस हो गए, रिजल्ट सबके सामने है। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, KPK में जो है वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, पंजाब में जो है वो मुस्लिम लीग लीड कर रही है, पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बलूचिस्तान भी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बलूचिस्तान में भी अपनी हुकूमत बनाने की तरफ जो है वो जा रही है। तो इसमें जो है वो सियासतदानों को
सबको पाकिस्तान की बका के लिए, उसके मसाइल हल करने के लिए, आवाम की मुश्किलात कम करने के लिए मिल के बैठना होगा। अपनी ज़ात से हट के आवाम के लिए सोचना होगा। अब देखें बिलावल भुट्टो साहब का था कि देखें यंग एनर्जेटिक, सबसे ज़्यादा पहले वो आवाम में गए, सबसे ज़्यादा उन्होंने जलसे किए, और लास्ट इलेक्शन से 2 दिन पहले भी उन्होंने पूरे कराची में एक भरपूर रैली जो है वो निकाली, और एक अच्छे सियासतदान और एक्टिव सियासतदान के तौर पे सामने आए। जब उन्होंने ये सारी सूरत हाल देखी कि मेरे पास 50 वोट हैं तो 70 वोट्स वो सीट्स किसी और के पास हैं, क्योंकि ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हुआ है कि आप किसी को भी सिंपल मेजॉरिटी ना दें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो मेरी पार्टी हो या अदर पार्टीज़ हो पाकिस्तान की, जब आप में स्टेबिलिटी नहीं होगी, अनसर्टेनिटी होगी, वो खुद कंफ्यूज होंगे कि हमारे पास आज 75 हमारी सीट्स या 54 आ रही हैं, तो दूसरे दिन जो है वो उसमें कमी या बेशी आ रही है। तो इसके अंदर भी जो है वो रिजल्ट्स जो आए हैं इलेक्शन के, वो अभी तक कंफर्म नहीं है, किसी भी वक्त उसमें जो है वो चेंज होता रहता है। आज 2 उसकी हैं जिनको नहीं मिलनी थी सीट, जो 3 और 4 के भी एंटाइटलमेंट जिनकी नहीं थी, वो 17 सीट्स के ऊपर जो हैं वो खड़े हुए हैं, जबकि आवाम में उनकी इतनी पजीराई नहीं थी। तो जैसे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपना ज़ात को नहीं देखा, उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान की सियासी सिस्टम को मजबूत करने के लिए, क्योंकि सियासी सिस्टम मजबूत होगा तो पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतरी के स्टेप्स लिए जाएंगे। क्योंकि देखिए एक केयर टेकर गवर्नमेंट, एक डिक्टेटर की गवर्नमेंट और एक जमहूरी गवर्नमेंट में बहुत फ़र्क होता है। केयर टेकर गवर्नमेंट्स हो, डिक्टेटर्स की हों, वो IMF हो या इंटरनेशनल डोनर्स हो, उनके दबाव में आके जल्द ही जो है वो आवाम के ऊपर सारा बोझ डाल देते हैं। जैसे कि अभी कल हुआ कि गैस की कितनी आई थिंक 65% जो है वो प्राइसेस जो है वो रेस कर दी गई। अब ये भी एक IMF की कंडीशन थी, पर अगर उस वक्त कोई जमहूरियत के तहत आई हुई गवर्नमेंट होती तो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जब आप आवाम के वोट से आते हैं तो आप 10 दफ़ा सोचते हैं। अगर हमें 50% बढ़ाना है, हम कहते हैं नहीं 20% जो है उससे हम कि आवाम भी हमारी ज़्यादा उसके ऊपर बोझ ना आए। तो इस वक्त में जो है सियासी जमातें मिलके बैठें, और जैसे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने जो है वो मुस्लिम लीग को अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा हम जो हैं वो वजारतें नहीं लेंगे, पर हम आपके साथ हैं, हम हुकूमत बनने में आपको जो है वो अपने वोट्स देंगे। हम चाहते हैं कि आप मजबूत हों और सब मिलके जो है वो काम करें, और दूसरी जमातों को भी चाहिए जिसमें आज़ाद उम्मीदवार आप कहते हैं कि सब आप एक दूसरे की लेग पोलिंग ना करें कि मैं पीपल्स पार्टी की टांग खींचूं तो मुस्लिम लीग की टांग खींचूं, और एक इनस्टेबिलिटी जो है वो मुल्क के अंदर रहती रहे। मिल के बैठें सब जो है एक साथ, जो है एक स्ट्रीम लाइन बनाएं कि भाई पाकिस्तान को कहाँ लेके जाना है। जो हम माशी तबाही और बदहाली की तरफ हैं, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, और अब तो लॉ एंड ऑर्डर की जो है वो कराची में मैं देख रही हूँ कि काफ़ी हालात आप लास्ट 3 वीक से देखें कि वो ख़राबी की तरफ है। जो पहले जो है वो टारगेटेड किलिंग्स होती थी, वो अब दोबारा से जो है वो शुरू हो गई हैं। तो इस मौके पे यही तमाम जमातों को चाहिए कि सब मिलके बैठें, कंबाइंड कंसेंसस करें, और इसको जो है पाकिस्तान के लिए बेहतर चीज़ें जो है वो सोचें। बिल्कुल ठीक है। और ये तमाम सियासी जमातों के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है, जैसे अभी अनिला ने कहा कि सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि चैलेंजेस बहुत सारे आपके पास हैं। ये अमल जितनी जल्दी मुकम्मल होगा उतनी जल्दी आप असल इश्यूज़ की तरफ आएंगे, और वो क्या हैं वो जानना भी ज़रूरी है। नासिर भाई ये फरमाइए, इकोनॉमी के हवाले से मैं और आप कई प्रोग्राम्स कर चुके हैं, बल्कि हम सभी कर चुके हैं, नीला भी उसमें शामिल रही हैं। तो अब जो चैलेंजेस हैं, और ख़ास तौर पे अभी ये जो नई वेव आई है महंगाई की, इसको कैसे देखते हैं? ये बजट से पहले बजट, मिनी बजट पहले एक ज़माने में हुआ करता था, अब तो हर 15 दिन के बाद एक बजट जो है वो अनाउंस हो रहा है। ये कितनी चेंजेस लेकर आया है, और जैसे गैस की प्राइसेस और क्या क्या मैं तस्करा करूँ, आप ज़रा फरमाइएगा। जी बहुत शुक्रिया यासिर भाई। बात ये है कि इस वक्त तो वो बात है कि जो गवर्नमेंट आएगी जी वो नंगे पाँव दहकते हुए कोयले के ऊपर चलेगी। बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसे ही कुछ कि यहाँ
जो इनके ऊपर जो लाइबिलिटीज़ हैं, जो इन्होंने इस साल जो पेमेंट्स करनी है इंटरनेशनल डोनर्स की, वो इनके ऊपर तलवार लटक रही है। उसको कहीं रीशेड्यूल करा रहे हैं, किसी को जो है वो किसी दोबारा अप्लाई कर रहे हैं नए कर्ज़ों के लिए। अब जाहिर बात है जब आप रीशेड्यूल कराने जाते हैं तो वो फिर हायर रेट पे रीशेड्यूल होता है, वो कभी भी उस रेट पे नहीं होता, 2-3% ऊपर चला जाता है। इसी तरह जब आप नए कर्ज अप्लाई करते हैं तो कहते हैं आप हमारे पैसे पहले वाले कैसे वापस करोगे और आगे वाले पैसे कैसे वापस करोगे, तो उसके लिए वो फिर नई शर्तें लगाते हैं कि आप ये चीज़ बढ़ा दो, ये चूँकि आपकी जो इंडस्ट्रियल बेस है वो इस तरह से नहीं चल रही जिस तरह चलनी चाहिए थी, तो वो जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं, उनके ऊपर मजीद वो कहते हैं टैक्स लगाएं, नए टैक्स पेयर भी तलाश करें। तो उसकी वजह से जो अब आप देखें जो गैस प्राइसेस या बिजली प्राइसेस, चूँकि ये हर किसी ने पे करना है, इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं पे कर रही हैं, तो कहते हैं यहाँ से हमें पूरा करके दो, आगे फिर वो अप्लाई करने की पोजीशन पे होंगे या आगे जो रीपेमेंट्स करनी है वो जिस तरह जब ये गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी खान साहब की, तो उसके बाद जब ये दूसरी गवर्नमेंट आई 16 महीने के लिए, तो उनके ऊपर यही तलवार थी। IMF नाराज़ बैठा हुआ था, वो कहता था हमसे जो आपने वादे किए थे वो पूरे ही नहीं किए, वो तोड़ दिए आपने वादे। अब जो है अब वो सारी जितनी जो बुराइयां थी वो इनको पड़ गई, इन्होंने जो भी किया। लेकिन बात यह है कि एक मैं ये नहीं कहता उनका सही है इनका सही, लेकिन लेके मुल्क को लेके चलना था, जो भी फैसले थे कड़वे थे कसीले थे वो पूरे किए, IMF को दोबारा टेबल पे बिठाया और वो सारी अब वो, लेकिन उसकी वजह से जो एक अनसर्टेनिटी बन रही है, जो ट्रस्ट ख़राब हुआ है जो यहाँ इन्वेस्टर्स का, और वो जो यहाँ से कैपिटल फ्लाई कर रहा है बाहर जो नेबरिंग कंट्रीज़ में, तो उसकी वजह से जो है वो महंगाई में इजाफा होगा। अब उसमें डॉलर भी प्रेशर में है, उसमें जो है आपका अब ये जो रेट बढ़ाए हैं सारे, जो इलेक्ट्रिक के गैस के रेट बढ़ाए हैं, अब आप देखें जो गाड़ियों के ऊपर सेल टैक्स भी उन्होंने 25% है, यानी 25% का फिगर आ गया। जब एक फिगर आ जाता है तो उसका मतलब है वो बाकी प्रोडक्ट्स भी उसका निशाना बन सकते हैं, उसके ऊपर भी 25% हो, तो ये महंगाई का एक अजीब सा तूफान सा आएगा। और उसके लिए अब किस तरह नई गवर्नमेंट, जो मैंने पहले ही आपको कहा है कि वो उसको सारी बुराइयां लेनी पड़ेंगी और गालियां भी सुननी पड़ेंगी और जो है वो काम करना, तो मैं तो समझता हूँ कि गवर्नमेंट वही ले जो इसको कैपेबल हो और जो लोगों की सुन सके। और अगर तो बड़ी अच्छी बात है अगर कोई कोलिशन गवर्नमेंट बन जाती है, जिस तरह अभी कुछ ग्रुप्स PDM से हट के भी कोशिश कर रहे हैं कि वो बनाएं, तो अच्छी बात है वो बनाएं और वो करें काम, आगे आए आके और इसको किस तरह निकाल सकते हैं इसको, जो कि बज़ाहिर बहुत मुश्किल लग रहा है। अब हम अगर माशी उस पर देखें तो एक्सपोर्ट्स और ज़्यादा मुतासिर होंगी हमारी, जब ये गैस की प्राइसेस कल से ही जो है वो टेक्सटाइल वाले और सारे उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हम कंपटीशन नहीं कर सकते। गैस मेजर चीज़ है, जो बॉयलर चलता है उसमें जो फायर होता है सारा, वो उनको वो चाहिए, प्रेशर चाहिए उसमें। अब जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, चाहे बांग्लादेश, इंडिया है, जो आपके एक्सपोर्ट में आपको जो कंपटीशन देते हैं, तो देखें ना यूरोप का जो ग्राहक है वो ये नहीं देखता कि आप पाकिस्तानी हैं तो आपसे लेना नहीं, वो देखता है प्राइस कौन सी है, क्वालिटी मुझे चाहिए, तो वो उसको अगर इंडिया क्वालिटी देगा, प्राइस अच्छी देगा, या बांग्लादेश देगा, वो उधर से ले लेगा, वो आपसे क्यों लेगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो हमारी एग्रीकल्चरल इकॉनमी है, पता नहीं बची है भी या नहीं है, उसका कितना कंपोनेंट है, बट अगर आपकी गैस की प्राइसेस जिस हिसाब से बढ़ी हैं, मैं कल कैलकुलेट कर रहा था कि आपका फर्टिलाइज़र कितनी इसकी प्राइसेस में इजाफा होगा। वो सर्च आने का मकसद ये है कि जो आपकी सब्ज़ियाँ और दीगर कमोडिटीज़ हैं उसमें कितना आपको इजाफा बेयर करना पड़ेगा, और फिर ये कि वो इतनी कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगी अब कि एक आम फार्मर के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको कंटेन करना, जो कि पहले से शॉर्टेजेस चल रही हैं, इसमें मज़ीद कितना इजाफा होगा फर्टिलाइज़र में, डैप में और इन तमाम चीज़ों में। तो ये तो आगे जाके बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन होगी अगर ये सिर्फ शॉर्टेजेस होना शुरू हुई। लेट्स से अगर कॉटन भी शॉर्ट हो गई, शुगर केन भी, और इस तरह अगर वीट भी, तो आगे तो फिर मज़ीद आपको डॉलर खर्च करके मंगवाने पड़ेंगे, यानी कि ये तो आपके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। उसमें मामला ये है कि फर्टिलाइज़र जो है ना वो उनको जो पीछे प्राइसेस बढ़ाई हैं उन्होंने काफ़ी, और फिर वो ब्लैक मार्केट वाले उन्होंने भी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ाई यहाँ पर, हमारे यहाँ ये भी एक फैक्टर है। लेकिन फर्टिलाइज़र वालों को गैस जो है वो ऑलरेडी सब्सिडाइज्ड रेट पे मिलती है, तो उन पे इतना अफेक्ट नहीं आएगा जो मैं देख रहा हूँ, या तो उनको भी वही रेट कर दिया जाए जो इंडस्ट्री वाला रेट है। व्हाट इफ कि अगर IMF कंडीशन हटा दे कि यहाँ से भी विड्रॉ कर लो, फिर आप क्या करेंगे? यही तो मैं कह रहा हूँ कि उसमें फिर मुश्किल हो जाएगी कि वो फर्टिलाइजर महंगी होती है तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, जो उनका रॉ मटेरियल तो है ही, जबकि मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हो रही है और प्रोडक्शन भी बढ़ रही है,
लोगों का रुझान हो गया, स्पेशली ये जो सोलर सिस्टम आया है इसकी वजह से जो बोरिंग करके लोग वहाँ पे जो पानी जहाँ पर नहीं अवेलेबल था वहाँ भी पानी अवेलेबल करके उन्होंने ज़मीनें बना ली हैं, लोग काम करने वाले हैं। इंटीरियर सिंध में भी बहुत काम हो रहा है, पंजाब में भी है, उसमें कई जो बड़ी कंपनियों को भी दी है, इन्होंने 50-50 हज़ार एकड़ दिया है, 30,000 एकड़ इस तरह से दिए है ताकि उसको जो है हाई क्वालिटी एग्रीकल्चर। तो मैं इन फ्यूचर एग्रीकल्चर में तो बेहतरी देख रहा हूँ। आप देखें एक्सपोर्ट भी बढ़ी है और यील्ड भी बढ़ी है, आपकी अभी गंदम भी आ रही है, आपकी कॉटन भी जब फसल आएगी तो उसका भी होगा। ये बेहतर हो जाएगा, आपके ख्याल में बेहतर हो सकता है, बट ये तो प्रॉब्लम, लेकिन इंडस्ट्रीज इस वक्त मुश्किल में है। ओके, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर हमें लेनी है और ब्रेक के बाद फिर हम गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी, मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है इस हवाले से बात कर रहे थे, और इसके साथ साथ जो मौशी सूरत हाल है जो कि बहुत ज़्यादा संगीन होती चली जा रही है उसके ऊपर हमने गुफ्तगू की और सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। मौजूद मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, अनिला साबिर साहिबा हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है और ये हुकूमत साजी का जो अमल है इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। अनिला, चैलेंजेस बहुत सारे हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस पहले से ज़्यादा हैं, शायद इस इलेक्शन में इस चीज़ का भी अंदाज़ा हुआ है कि लोग अब परफॉर्मेंस मांगते हैं और पहले तो जो कुछ हुआ वो चले होते रहे, मामलात को ठीक करने में, स्ट्रीमलाइन करने में वक्त लगा, तो हम इस वक्त डिलीवर करना होगा और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आवाम हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे रिफॉर्म्स लाए जाएँ। क्या कंसिडरेशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और क्या हम एक्सपेक्ट करें कि सिंध के अंदर अब कोई बड़ी तब्दीली वाक़ई नज़र आएगी? फरमाइए। इंशाल्लाह सिंध में जो है और ख़ास तौर पे कराची में जो है वो आप तब्दीलियों का एक अमल देख रहे हैं और इंशाल्लाह ये कंटिन्यू रहेगा। नए रिफॉर्म्स जो हैं, आपको सोशल रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, आपको अपनी इकनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है और आपको अपनी इंतखाबी रिफॉर्म्स लाने की भी ज़रूरत है। क्योंकि देखें जब इलेक्शंस होते हैं उसका जो बर्डन है वो डायरेक्ट पाकिस्तान के ऊपर आता है और पाकिस्तान का मतलब उसकी आवाम रिलेट करती है पाकिस्तान के साथ। जब आपने इतना बड़ा, अभी कहते हैं कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा इलेक्शन ये 2024 का है और सबसे ज़्यादा जो धांधलियाँ हुई हैं वो इस इलेक्शन के अंदर हैं, इसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो अभी तक मैच नहीं हो पा रहे हैं। तो जब इतने बड़े इलेक्शन का एंड रिज़ल्ट जो है वो एक शक व शुबात के साथ हो तो आवाम को जो है वो पैनिक में आना है, आवाम पैनिक में है और आवाम की इस वक्त ये डिमांड है, चाहे वो कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि अवामी पार्टी है। आप ये देखें जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई उन्होंने नौकरियां ज़्यादा से ज़्यादा दी, प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही कि आप प्राइवेटाइज़ नहीं करें, इन्हीं इदारों को आप मजबूत करें। जो सैलरीज़ हैं उसके अंदर इंक्रीमेंट सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही जो है वो दौर में हुई। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो अपना एक इंतखाबी मंशूर लेके चले जो अवामी मुआशी मुआहिदा उन्होंने उसको दिया। देखिए अवाम की जो है वो बेसिक नेसेसिटीज़ जो है ना वो अवाम चाहती है, आपको ट्रांसपोर्ट अच्छी मिले, आपके जो है वो बिल उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि जब तक हम IMF की ग़ुलामी में हैं हम जो है वो अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते। IMF के इस चुंगल से निकलना चाहिए है, आपको अपने जो है वो मीन्स एक्सप्लोर करे पाकिस्तान। आपके पास मादनियात का ख़जाना है, आपके पास गैस का ख़जाना था जो आपने ज़ाया कर दिया। इसी तरह और भी चीज़ें जो पाकिस्तान के पास हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाया हो रही हैं क्योंकि देखें जमहूरी निज़ाम जो है ना कंटिन्यूस नहीं है। 3 इयर्स चला उसके बाद जो है वो रुक जाता है, उसके बाद 2 साल चलता है, फिर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी आ जाती है। मैं अगर जो हूँ वो किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हूँ और मुझे ये हर वक्त टेंशन में हूँ कि सुबह मैं प्राइम मिनिस्टर होंगी कि नहीं होंगी, तो मैं कैसे लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़, देखें जब तक आपके पास लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं होंगी आप उसके ऊपर काम करेंगे तो आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। जब आपके पास टाइम ही बहुत लिमिटेड है, आपको पता नहीं है कि आप किसी भी वक्त जो है वो जा सकते हैं, तो उन पॉलिसीज़ के ऊपर ना आप फोकस रहेंगे, ना उसमें आप कोई रिज़ल्ट दे सकेंगे। आवाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो भी हुकूमत चाहे कोलिजन में बनती है, देखें
पीडीएम की आप मिसाल लें, 16 मंथ्स की उन्होंने गवर्नमेंट की, बड़े हॉट वाटर्स के अंदर वो लोग आए, पर एक मुझे लगता है कि एक अच्छा एक्सपीरियंस है। तमाम पार्टी, मेरी अपनी पार्टी उसके अंदर जो है वो बड़ी स्टेक होल्डर थी, पर आपने देखा कि किस उसके वजह से जो है, क्या उसके रीजंस थे जिसकी वजह से जो है ये कोलिजन और ये गवर्नमेंट पीडीएम की बनी। उनके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर्स थे, उन्होंने भी काफ़ी जो है वो फैसले लिए, और जिससे आवाम को जो है वो लगा कि आपकी प्राइसेस जो है ना वो हाई हो रही हैं, और महंगाई का एक बड़ा जो है ना वो बुरहान सामने आया। अब अल्लाह ताला से उम्मीद है कि एक अच्छी कोलिजन गवर्नमेंट बने, और 6 मंथ्स तो देखें, हर एक का हनीमून पीरियड्स है, 100 डेज़ कहते हैं कि पहले हनीमून पीरियड होता था, पर 6 मंथ्स है, ये प्रेशर में गवर्नमेंट रहेगी, पर उनको इसी 6 मंथ्स के अंदर अपनी हेल्थ पॉलिसी, अपनी एजुकेशन की पॉलिसी, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी, एक अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर, ये जो है आपको बहुत शदीद इसकी ज़रूरत होगी। और सबसे ज़्यादा आपको एक्टिव जो है वो अपना फॉरेन मिनिस्टर जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो भी गवर्नमेंट आएगी, जो दूसरे मुल्क हैं, वो जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अप्रोच करेंगे। आपके पास एक एक्टिव वज़ीर ख़ारजा होगा, वो पाकिस्तान को अच्छा रिप्रेजेंट करेगा, तो आपकी फॉरेन पॉलिसी भी जो है वो आपकी बैकबोन है, इसके ऊपर आपको तवज्जो देनी होगी। एक अच्छा फॉरेन मिनिस्टर, एक आपका जो है वो फाइनेंस का जो भी आपके मिनिस्टर आएंगे, तो इन सारी चीज़ों को इन्हें एक अच्छी कैबिनेट लेकर आनी होगी जो अवाम दोस्त पॉलिसीज़ दे। बेशक शुरू में 6 मंथ जो है वो मसाइल का शिकार रहेंगे, कोई भी, अगर मैं भी किसी नए घर में शिफ्ट होती हूँ, मुझे सेटल होने के लिए जो है वो टाइम लगता है, 6 मंथ्स के मेरे सराउंडिंग्स में क्या है सारा कुछ। एक जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट रह के गई है, नई गवर्नमेंट जो है वो आ रही है, उनको चैलेंजेस का जो है वो सामना होगा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुझे लगता है कि अपना एक अहम रोल प्ले करेगी कि वो आने वाली जो भी हुकूमत है उसको सपोर्ट दे और अपना एक्टिव पॉजिटिव रोल अदा करे कि पाकिस्तान की आवाम को उसका रिलीफ मिले और फ़ायदा पहुँचे। नासिर भाई, आपकी तरफ आऊँगा। आप जैसे अभी अनीला ने कुछ चीज़ों की निशानदही की है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट एजेंडा क्या हो सकता है और क्या लेकर आएंगे? क्योंकि जब हंग पार्लियामेंट हो, जब इस तरह की मखलूत हुकूमतें बनती हैं, बड़ा मुश्किल होता है कोई भी प्लान एग्जीक्यूट करना। और एक बात इन्होंने और बड़ी इंपॉर्टेंट की, वैसे सारी बातें अनीला ने बड़ी इंपॉर्टेंट की है, लेकिन एक चीज़ को मैंने जो हाईलाइट किया वो ये है कि एक अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए। ये तो वक्त की ज़रूरत है। फॉरेन मिनिस्टर भी आपके पास अच्छा और फाइनेंस मिनिस्टर भी। स्टार्टिंग विद फाइनेंस, क्या होप्स हैं? यासिर भाई, बात ये है कि हम स्टार्ट ही सही नहीं कर पा रहे हैं जी, कि गवर्नमेंट बनेगी किसकी, हम कौन इलेक्ट होके आए हैं, क्या हुआ है, इतनी ज़्यादा एम्बिग्यूटी, यानी कि हमने जो बदअतमादी की इतनी फिजा बढ़ गई है सोशल मीडिया या मीडिया की तरफ से, तो जब तक ये चीज़ नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं जा सकेंगे। मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ, मैं पहले आपके उससे थोड़ा सा पीछे, अभी इलेक्शन हुए, ठीक है, देखिए, एक मैं आपको उसूल बताता हूँ। उसूल ये है कि अगर आपने कैम्ब्रिज से ओ लेवल किया है तो आपके रिजल्ट कौन अनाउंस करेगा? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अनाउंस करेगी, BBC अनाउंस नहीं करेगा, या कोई मीडिया व्हाट्सएप अनाउंस नहीं करेगा आपका, ठीक है। इसी तरह से आपने अगर इंटरमीडिएट के एग्जाम दिए तो आपका रिजल्ट जो है इंटरमीडिएट बोर्ड अनाउंस करेगा, ठीक है। लाइकवाइज अगर इलेक्शन हुए तो आपका रिजल्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अनाउंस करेगा। आप खुद कौन होते हैं? हर मीडिया, हर चैनल इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस करता चला जाता है किसी बेस के बगैर भी। ये एक बहुत बड़ा अलमिया हो गया। उसने क्या किया कि लोगों में एक बदअतमादी पैदा कर दी कि शायद ये पार्टी ज़्यादा जीती थी, वो पार्टी कम जीती थी, कराची में वो जीता था, इंटीरियर में वो जीता था। अब वो जो फ़िज़ा बन गई, उसकी वजह से जो है वो एक हर बंदा प्रेशर में आ गया। अच्छा, बाहर के फ़ॉरेन मीडिया वाले या फ़ॉरेन जो IMF है या और भी डोनर्स होते हैं, नहीं ये क्या और है, ये क्या खिचड़ी बन रही है, तो देखना ही चाहिए कि कौन से मीडिया चैनल्स गलत बातें कर रहे थे। जब इलेक्शन के रिजल्ट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस की नहीं, तो आप कौन होते हैं उसको अनाउंस करने के लिए? बेस्ड ऑन जो फॉर्म 45 है या फॉर्म 47 जो भी बातें खुल के आई हैं कि वो प्री प्लान सारा कुछ काम बहुत ज़्यादा था। अच्छा, मैं उसको डिटेल में नहीं जाता, मैं ये बात पूछता हूँ, जहाँ तो एक स्पेसिफिक पार्टी की अक्सरियत हो गई वो तो सही हो गया, जहाँ पे उनकी अक्सरियत नहीं, वहाँ वो कहते हैं आदमी होगी। मिसाल तौर पर KPK में कहा था, KPK में बिल्कुल सही है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन में क्या इमाम कबाल आके इलेक्शन करवा
फरिश्तों के घर बैठे इलेक्शन जो वहाँ सही हुए और जो है पंजाब में सारी रिगिंग हो गई है। अच्छा पंजाब, अच्छा या सिंध में या कराची में रिगिंग हो गई। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो अनाउंस करा है उसको मानो ना। आप अपने तौर पे आपके मीडिया चैनल्स जो हैं उसको लेते चले गए। अब जब ये फिजा बनती है तो जाहिर बात है हुकूमत साजी में भी प्रॉब्लम होती है। हम फाइनेंस मिनिस्टर और वो बेशक ये सही कह रहे हैं कि वो हमें अच्छा चाहिए फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर भी जो समझ सके, जो जिसके पास प्रोविजन हो, वो उस वक्त आएगा सामने जब उसको एक एतमाद की फिजा आवाम उसके साथ। ये नहीं हो कि एक प्राइम मिनिस्टर या एक रिजीम आती है अभी तो आवाम कहती है ये तो उसको मंजूर नहीं करते इसलिए कि हमारे फलानी मीडिया चैनल ने ये वाला रिजल्ट दिया था, वो कभी कोई धरना कभी बाद भी दिखा दे रहे हैं। और जो वोट है उनकी नजर लगा रही है। KPK पे भी एक नजर लगा रही है आमी इलेक्शन से सही यहाँ पे। अच्छा पाकिस्तान में हर जगह ये गलत है। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसमें देखिए वो जो इलेक्शन है फिर आपने जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसको आवाम का एतमाद होगा, गड़बड़ डिसीजन देगा और लेने पड़ेंगे। तो आवाम उसको देखेगा US में लग जाता है, इतनी बड़ी जो है वो ताकत है। जी बिल्कुल। तो इसमें कोई वो नहीं। तो जो आपका जो भी प्राइम मिनिस्टर है उसको माशियात के हवाले से भी उसको नॉलेज होनी चाहिए और मुल्क को किस तरह से इस भंवर से निकालना है, उसके बाहर किस तरह बात करनी है, सारा इंटरनल। अच्छा, एक छोटी सी यहाँ पर मुझे क्विक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद फ़ौरन से वापस आएंगे और सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और जनाब सेगमेंट जो है हमारा पहला तकरीबन अपने इख्तिताम के करीब है। बहुत मेहमान यहाँ तशरीफ़ फरमाए। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है और ख़ास तौर पर मौशी सूरत हाल है। नासिर आसफ, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे बात हो रही थी। मैं चाहूँगा मुख्तसरन इसको कंक्लूड किया जाए। क्या आप समझते हैं क्या करना होगा? कोई भी हुकूमत बनती है सबसे पहला कदम आप क्या समझते हैं उठाना है? मेरा ख्याल है सबसे पहले तो इनको ये जो ड्यूटी टैक्सेस वगैरह जो बढ़ते चले जा रहे हैं और टैक्सेस इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हमारी बैकबोन जो है वो इंडस्ट्रीज़ में ही है, हमारी एक्सपोर्ट्स उसमें ही ज़्यादा। अब ठीक है एग्रीकल्चर के ऊपर आपका सोच है और वो होगा, ग्रेजुअली होगा, लेकिन फौरी तौर पे आपको इसको रिवाइव करना है इसको। और इसका रिवाइव का तरीका यही है कि टैक्सेस को इस वक्त कम, सेल टैक्स है आपका, इनकम टैक्स है, उसको कम करके और ताजरों को एतमाद मिले और ताकि उनको काम करने दें। तो मैं समझता हूँ बहुत बेहतर। ऑलराइट, अनिला वन लाइनर, व्हाट डू यू थिंक कि क्या करने की ज़रूरत है इनिशियली और फ़ौरन किस चीज़ पे आप समझते हैं कि हमें काम? फ़ौरन आते ही ने सबसे पहले एक आवाम को रिलीफ जो है आवाम की बनती है सबसे ज़्यादा, कि आवाम ने जो है वो इलेक्शन के अंदर भरपूर हिस्सा लिया, उनकी अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन थी। तो मेरी यही एक जो है वो ख्वाहिश होगी कि आवाम को एक इमीडिएट जो है ना वो रिलीफ दिया जाए। अपार्ट फ्रॉम डिफ़िकल्टीज़ हैं, रहेंगी, इट विल टेक टाइम, मे बी 2 years 3 years, बट ये कि इमीडिएट रिलीफ जो है ना इट्स बैडली नीडेड फॉर द मतलब अब पाकिस्तान की आवाम के लिए। बिल्कुल ठीक है। नीला, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया और इंशाल्लाह डिस्कशन अब जारी रहेगी क्योंकि अब सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और दूसरे सेगमेंट की तरफ भी बढ़ना है। चंद लम्हात हमारे पास अभी भी हैं और ये कहा जा रहा है कि इसको थोड़ा सा मजीद एक्सटेंड किया जा सकता है। अच्छा। तो बातें तो हमें और बहुत सारी करनी थी। नीला, मैं ज़रा ये चाहूँगा, और मैं सिंध के हवाले से जैसे ये बात हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ये सारे मामला जो हैं ये काफ़ी देर से ड्यू हैं और ख़ास तौर पे बारिश के बाद सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हुई। अभी भी मैं सोच रहा था कि कोई भी गवर्नमेंट आती है, ये कोई भी से, इनफैक्ट अब तो सिंध में तो सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी, तो इसको क्या टेकअप करेंगे, कंसिडरेशन में होगा? क्योंकि ये भी इस वक्त बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। देखिए ये ऑलरेडी टॉप प्रायोरिटी पे है। ठीक है। और इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सबसे ज़्यादा जो इसके ऊपर फोकस है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो हैं। उन्होंने आपने देखा कि ड्यूरिंग द फ्लड एंड आफ्टर फ्लड भी, ड्यूरिंग फ्लड सबसे ज़्यादा उन्हीं के विजिट वो पीएम को भी उस वक्त के जो है वो लेकर आए और दूसरे मुल्कों के लोगों को जो डोनर एजेंसीज हैं उनको भी वो फ्लड के दौरान लेकर आए। फ्लड के बाद हमने जो है जो हमारी पार्टी ने सबसे पहले ये किया कि आपको जो है वो घर बना के दिए जाए, क्योंकि जो कच्चे के इलाकों के घर होते हैं वो जल्दी पानी के अंदर बह जाते हैं।
तो आपको जो है वो एक घर दिया जाए कि बारिशें आनी है, क्लाइमेट चेंज जो है वो अब एक हमारा डायलेमा बन चुका है और इसमें जो है वो चेंजेस बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, तो इसको भी जो है वो एड्रेस करने की बहुत शदीद ज़रूरत है और हमारे इंतखाबी मंशूर में ये शामिल था। बिलावल भुट्टो जरदारी इसके ऊपर काफ़ी जो है वो एम्फेसाइज करते हैं, फोकस करते हैं कि क्लाइमेट चेंज को जो है वो एक अब इशू कंसीडर किया जाए, इसको जो है वो हमारे बजट के अंदर जो है वो शामिल किया जाए कि हमें इससे कैसे निपटा जाएगा। फ्लड में जो है मकान बना के हम दे रहे हैं, उनको जो है वो आसान लोन दे रहे हैं, फिर बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो भी जो है वो फ्लड इफेक्टिव्स के लिए उसमें जो है वो काम किया गया है। और देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ हुई है, जो घर बना काफ़ी हद तक जो है वो घर बन चुके हैं, लोगों को हैंड ओवर किए जा चुके हैं और उसमें जो है जो चेयरमैन की एक अपनी सोच थी कि औरत के नाम के ऊपर वो घर होना ज़रूरी है, तो जो इंटाइटलमेंट है वो ख़वातीन को दी गई जिससे वो काफ़ी खुश हैं। इसमें और भी जो है वो हमारी एक बहुत अच्छी जो है वो प्लानिंग और स्ट्रैटेजी है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो है इसको रिड्रेस इस पे किया जाएगा। फ्लड इफेक्टिव एरिया के ऊपर जो है उनके हेल्थ, एजुकेशन, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी रिहेबिलिटेशन, सब के ऊपर जो है वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ काम किया जाएगा। ठीक है, एक जुमला और ले लूँ, ये रिपोर्ट क्लाइमेट चेंज की, ये अब जो 5 साल के लिए जो भी गवर्नमेंट है, पहले तो उनको जो अदालती सिस्टम है, कोर्ट का जो इंसाफ का सिस्टम है, उसको अब थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करें और जो नई दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड के उस हवाले से जो है ना उसको हम हार्म करें कि ये जल्दी इंसाफ मिले और टू द पॉइंट और सही हो। इस वक्त भी तकरीबन कोई 22 लाख केस पेंडिंग पड़े हुए हैं अदालतें, जो वो मैं किसी को इल्जाम नहीं, सिस्टम जो है ना वो बड़ा स्लो है, जो जुडिशियल सिस्टम में रिफॉर्म्स की जरूरत है, बहुत मेजर रिफॉर्म्स की जरूरत है और ये सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। इसको खत्म करके और ऐसा सिस्टम लो जो किसी भी सियासी जो है उससे आज़ाद हो, कि कोई सियासी उसके ऊपर दबाव ना हो। पॉलिटिकल हो जाएगा सब्जेक्ट, नहीं, बहुत पॉलिटिकल पार्टीज अगर करेंगी, इवन अगर हम भी अगर यही पार्लियामेंट में जो है हमारे ही नुमाइंदे जाके इसके ऊपर काम करेंगे। जुडिशियल सिस्टम सही कर दे, मैं समझता हूँ पाकिस्तान सही होना शुरू हो जाए, हर बंदा जाए जो प्रॉब्लम उसको वो इंसाफ ले, या कोई जिसके साथ नाजायज हुआ है कुछ वो फौरी तौर पर उसको इंसाफ ले और वो स्पीडी एंड लेजिस्लेशन जो है ना, प्रॉपर लेजिस्लेशन। हम कितने वक्त से जो है वो अंग्रेजों के जमाने का कानून लेके चल रहे हैं, तो इसके अंदर अमेंडमेंट्स, रिफॉर्म्स की जो है ना वो शदीद ज़रूरत है। में जो है मैं समझता हूँ एक तो ये दूसरा हेल्थ और एजुकेशन जो है उसके ऊपर बहुत तवज्जो की जरूरत है, ताकि सिंध वाली जो है ना वो उसको उसमें इंजॉय कर सकें, उसको समझ सकें। इसलिए कि जैसे पंजाब में थोड़ी सी बेहतर है एजुकेशन, फॉर सम रीज़न, फॉर मैनी रीजन, तो काफ़ी पहले से मेजोरिटी आ गई थी, इन लोगों को भी अब मेजोरिटी लेके और एजुकेशन देखें। कुछ ऐसे एरियाज हैं जैसे लॉयर का एरिया या डॉक्टर्स का सिंध में बेहतर है, ये बात मैं नहीं मतलब डिनाई कर, लेकिन एक आम आवाम को भी एक लिटरेसी रेट को बेहतर करना है सिंध में, और बहुत ज़रूरी है कि आम जो बच्चे जो बढ़ रहे हैं वो सारा इनको एजुकेशन, हेल्थ बहुत ज़रूरी है सिंध में, उसको उस पर काम करना चाहिए। इनफैक्ट अच्छा इन्होंने काफ़ी काम किए है पीछे भी पीपल्स पार्टी, और उसको और बेहतर काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, जो एक वडेरा सिस्टम है उसको भी थोड़ा सा हटाने की ज़रूरत है, ये पंजाब में भी ज़रूरत है और इधर भी ज़रूरत है कि जिस इलाके में जो वडेरा होता है उसका बहुत ज़्यादा होल्ड हो जाता है, फिर उसको कंट्रोल करना मुझे, और ये KPK में भी बहुत ज़्यादा है, ये पाकिस्तान से इसको ये बलूचिस्तान में सरदारी निज़ाम राइज है, को ख़त्म करने की अगर 5 साल में ये 2-4 चीज़ें कर दें, जो एजुकेशन, हेल्थ, जुडिशरी और इसके अलावा जो है अपना जो वडेरा सिस्टम को थोड़ा सा कम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स खुद ब खुद आना शुरू। अगर आप डेमोक्रेसी करते हैं तो बाय द पीपल फॉर द पीपल वही वाली बात होती है, उनको आगे बढ़ाएं। ऑलराइट जी, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया नासिर रियाज आपका, अनीला बहुत शुक्रिया, आप दोनों मोस्ट मेहमानों ने प्रोग्राम में वक्त दिया। ये पहला सेगमेंट हमारा अपने इख्तिताम को पहुंचता है और अब एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के बाद दूसरा जो सेगमेंट है उसकी तरफ हमें बढ़ना है। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची।